जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार जीएस कमेंटेटर में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और परश्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि की श्रवण सीमा हमने कल बताया था 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। अपश्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है 20 हर्ज से नीचे होती है और अपश्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है उसकी रेंज 20,000 हर्ज से ऊपर और कई गीगा हर्ज तक होती है। उसके बाद हमने विभिन्न जानवरों के माध्यम से कौन सा जानवर किस ध्वनि को सुन सकता है, इंफ्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड को सुनने का हमने यहाँ व्हेल मछली का और एलिफेंट यानी हाथी का हमने बताया था। उसके बाद परश्रव्य ध्वनि का हमने कल स्टडी किया, ठीक है, और अश्रव्य ध्वनि का हमने स्टडी किया। तो हम यहाँ आज देखेंगे कि ध्वनि जो होता है उस पे किस माध्यम का उस पे प्रभाव पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है ध्वनि पे टेम्परेचर का प्रभाव, डेंसिटी का प्रभाव, उसके बाद आर्द्रता ह्यूमिडिटी का प्रभाव पड़ता है। तो जब ह्यूमिडिटी का या डेंसिटी का या टेम्परेचर का जो प्रभाव पड़ता है तो ध्वनि बढ़ती है या घटती है, इस चीज का हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं विभिन्न कारकों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव, ठीक है। विभिन्न कारकों का ध्वनि की चाल यानी ध्वनि को किस तरह, ध्वनि के स्पीड को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ये कौन कौन से माध्यम है जो ध्वनि के चाल को, स्पीड को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ टेम्परेचर है। अब देखिए टेम्परेचर कैसे साउंड स्पीड को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए ये कोई लोहे की रॉड है, ठीक है, यहाँ कोई लोहे की रॉड है और इसके ये पार्टिकल हैं। लोहे की रॉड है तो इसकी पार्टिकल काफी मजबूत रूप से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब पार्टिकल मजबूत रूप से बंधे होने की वजह से अगर कोई साउंड यहाँ उत्पन्न होता है तो चूंकि यहाँ के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से काफी कंजस्टेड रहते हैं, तो ये बहुत जल्दी एक पार्टिकल दूसरे के साथ वाइब्रेट करेगा और दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल के साथ वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ हमें साउंड की आभास होगा या हमें साउंड सुनाई देगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया ये कोई मोमबत्ती है, ठीक है, इसको हमने गर्म किया। मोमबत्ती से इस लोहे की रॉड को हमने एक पार्ट में इसको गर्म किया। तो गर्म करने पर होता क्या है कि यहाँ के जो पार्टिकल होते हैं, यहाँ के जो ये कण होते हैं तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और ये जैसे धीरे धीरे इधर मूव करेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो माध्यम के जो पार्टिकल होते हैं काफी तेजी से वाइब्रेट करते हैं और काफी तेजी से वाइब्रेट होने की वजह से अब ज्यादा वाइब्रेट होगा तो निश्चित है कि साउंड की उत्पत्ति होगी। तो माध्यम को जब टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो ये जो माध्यम के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी तेजी से वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने से काफी तेजी से साउंड आगे बढ़ता है। तो यहाँ देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो इसका साउंड भी बढ़ेगा। यानी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो साउंड ऑफ स्पीड यानी ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। अब और जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ साउंड ऑफ स्पीड यानी ध्वनि की चाल कम होगी। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड, उसका साउंड का स्पीड बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो साउंड का स्पीड घटेगा, ठीक है। तो यहाँ तापमान हम देख लिए किस तरीके से प्रभावित करता है। अब यहाँ हम देखते हैं डेंसिटी इसका। अब घनत्व कैसे प्रभावित करता है। तो ये दो यहाँ मेटल की पतली पतली चादर है, ठीक है। इस मेटल में ये मेटल 1 हो गया, मेटल 1, और ये मेटल 2 हो गया, ठीक है। तो ये मेटल है तो इसके पार्टिकल रहते हैं एक दूसरे से काफी कंजस्टेड रहते हैं। ये भी पार्टिकल है एक दूसरे से काफी कंजस्टेड है, बट इसका जो डेंसिटी है यानी
घनत्व, ये सीधे समझिए, घनत्व डेंसिटी छोड़िए, ये भारी है, ठीक है। मेटल 1 जो है वो भारी है और मेटल जो 2 है यह हल्का है। अब बताइए, भारी सामान ज्यादा तेजी से मूव करेगा कि हल्का सामान ज्यादा तेजी से मूव करेगा? यहाँ हम देखते हैं ये भारी है, हालांकि दोनों सॉलिड है, दोनों ठोस है, मेटल है तो ठोस है, ठीक है। तो दोनों में ये भारी ज्यादा भारी है और ये कम भारी है। अब बताइए, ये भारी होने की वजह से इसका वाइब्रेशन, इसके जो पार्टिकल हैं वाइब्रेट कम करेंगे, क्योंकि ये भारी है तो ये वाइब्रेट करेंगे बट धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेटल के जो वेट है वो काफी ज्यादा है और ये जो मेटल है इसका वेट कम है, तो इसके पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तेजी से मूव करेंगे। और जब तेजी से मूव करेंगे तो ये ज्यादा साउंड उत्पन्न करेंगे। क्या यहाँ चीज हम देखें? यानी कहने का मतलब है, अगर किसी माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा तो साउंड कम होगा, अगर घनत्व कम होगा तो साउंड ज्यादा होगा। यानी इसका भार ज्यादा होने से, यानी इसका भार ज्यादा हुआ तो इसका, इसमें देखिए, इसमें भी पार्टिकल है, इसमें भी पार्टिकल है। ये जो मेटल है ये इसका भार ज्यादा है और इसका भार हल्का है, लेकिन इसके जो पार्टिकल हैं वाइब्रेट करेंगे, लेकिन भारी होने की वजह से स्लो मोशन में वाइब्रेट करेंगे। और ये हल्का है, बल्कि लेकिन ये भी सॉलिड है, तो इसको हल्का होने की वजह से इसके पार्टिकल जो हैं तेजी से वाइब्रेट करेंगे। तो तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो साउंड ध्वनि की चाल इसमें ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो साउंड ऑफ स्पीड क्या होगा? कम होगा। और जब डेंसिटी कम होगा तो साउंड ऑफ स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। अब इस चीज का हम स्टडी कर लिए, यानी जो भी मेटल है, जो भारी मेटल है, अब उसके जो पार्टिकल हैं स्लो मोशन में वाइब्रेट करेंगे, लेकिन जो हल्का मेटल है, हल्का जो धातु है, अब ये सोना चांदी कुछ भी हो सकता है, आयरन वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट मेटल है, ठीक है। अब जो मेटल हल्का है उसके जो पार्टिकल है काफी तीव्र गति से वाइब्रेट करेंगे, और तीव्र गति से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो स्पीड, साउंड ऑफ ध्वनि की स्पीड उसका ज्यादा होगा। तो जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, यानी जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगा, और जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उस माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम समझे। उसके बाद हम आर्द्रता को देखेंगे। आर्द्रता यहाँ पे मान लीजिए दो फ्रेंड है, एक मुंबई रहता है और एक राजस्थान जयपुर में रहता है। अब बताइए टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा? मुंबई समुद्र के किनारे है तो वहाँ का जो जलवाष्प जो होगा सूर्य की किरणें से वाष्पित होकर वायुमंडल में मिलेगा, एटमॉस्फेयर में मिलेगा। उसके बाद जो जयपुर वाला जो राजस्थान का जो फ्रेंड है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र वगैरह तो है नहीं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब इसी से आप अंदाजा मिलाइए, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो साउंड ऑफ स्पीड ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो साउंड ऑफ स्पीड कम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे एयर हो गया, एयर में बहुत सारे गैस होते हैं। O2 होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद CO2 होता है, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है, ठीक है। बाकी मतलब मुख्य जो गैसें हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है लगभग में, 20.99 करके कुछ होता है, बट इसको 21 मान के चलते हैं। नाइट्रोजन 78% माना जाता है। अब यहाँ देखिए H2O, जलवाष्प क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में जलवाष्प का घुल मिल जाना ह्यूमिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ H2O है, तो H2O के जो अणु होते हैं, इस H2O में 18 अणु होते हैं, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन में होते हैं कितना? 28, ठीक होता है, ठीक है। नाइट्रोजन में 28 होता है। अब ये जो जब जल वाष्प बन के एयर में मिलेगा, जल वाष्प बन के, तो ये इसमें से कुछ ना कुछ को तो हटाएगा ना।
यानी हल्का चीज इसमें मिल रहा है और भारी चीज को हटा रहा है। जैसे नाइट्रोजन को ही ले लिए, नाइट्रोजन का 28 होता है इसका अणु इसका, इसमें मॉलिक्यूल 18 होते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो 18 होते हैं, ये 18 मिलेगा, लेकिन इसमें से कुछ जगह खाली होगा एयर में से, तब ना ये जल वाष्प इसमें मिलेगा। तो इसमें से क्या होगा कि ये नाइट्रोजन वाले को विस्थापित कर देंगे, यानी भारी को निकल जा रहा है, भारी निकल जा रहा है, और ये हल्का पदार्थ इसमें मिल रहे हैं। तो भारी पदार्थ मिल रहे हैं, भारी पदार्थ निकल रहे हैं, हल्का मिल रहे हैं, तो घनत्व कम होगा कि ज्यादा होगा? घनत्व कम होगा। तो जब घनत्व कम होगा तो क्या होगा? साउंड ऑफ स्पीड ज्यादा होगा। तो यहाँ हमने आपको बताया जब ह्यूमिडिटी जब क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। और जब घनत्व कम होगा तो साउंड ऑफ स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। इस तीर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब जल वाष्प, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रहा है। देख रहे हैं एयर में जल वाष्प आके मिल रहा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ पदार्थ को तो बाहर निकालेगा, क्योंकि या तो ऑक्सीजन को निकाल दे या तो नाइट्रोजन को निकाल दे, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 28 होते हैं और इसके 18 होते हैं। 21 वाला को निकालेगा तभी 18 से 21 वाला भारी हुआ, अगर 28 वाला को निकालेगा तभी 18 से 28 भारी हुआ, बट निकलना तो पड़ेगा किसी को। अगर ये निकलते हैं 21 या 28 वाला निकलते हैं और ये जल वाष्प 18 वाला इसमें आता है, तो भारी वाला तो निकल गया बट हल्का वाला इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका जब भारी वाला निकल रहा है और हल्का वाला जुड़ रहा है तो क्या होगा? घनत्व कम हो रहा है। और जब घनत्व कम होगा तो वाइब्रेट क्या होगा? जब घनत्व कम होगा तो साउंड ऑफ स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि हमने आपको यहाँ डेंसिटी में बताया था। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो यहाँ जल वाष्प आके मिलेगा इसमें, तो घनत्व कम होगा, और जब घनत्व कम होगा तो स्पीड साउंड का क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ स्टडी किए। अब हम यहाँ आगे देखेंगे ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। तो हमने यहाँ ध्वनि का परावर्तन का सिंपल समझिए कि ध्वनि का मतलब ध्वनि जब किसी दीवार से टकराती है तो टकरा कर वापस आने की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अर्थात ध्वनि जब किसी कठोर सतह से टकराती है और टकरा कर जब वापस आती है तो इस घटना को हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए, जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसका वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, ध्वनि के जो परावर्तन के नियम है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम के समान है। यानी जैसे इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उसके बाद स्नेल का जो नियम होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, अभिलंब जो होता है बीचों बीच, जैसे किसी कठोर सतह से टकरा कर ध्वनि आई तो आपतित किरण, टकरा कर जाई तो परावर्तित किरण, और बीच वाला जो होता है अभिलंब होता है। तो ध्वनि का सेम परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के समान है। तो इसको हम लाइट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। वहां पर भी हमें पढ़ना होगा, तो इसको हम डायरेक्ट वहां लाइट में पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी ध्वनि होता है तो उसका प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 होता है, अर्थात 0.1 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है। जैसे मान लीजिए हम कोई बोला और हम सुने तो उसका प्रभाव कितना देर में हमको सुनाई दे दिया, यानी 0.1, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि गई, किसी कठोर सतह से किसी दीवार से टकरा कर वापस आई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे तो प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि के लिए सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए, एक कोई कमरा है, ठीक है। यहाँ कोई कमरा है, यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो चिल्ला रहा है और एक दीवार है, ये चिल्ला रहा है तो चिल्ला रहा है। अब यहाँ से जाकर अब फिर हमको उतना ही, फिर हमें देखिए, प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि कोई साउंड गया किसी सतह से टकराकर वापस आया, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। अब जाकर टकरा कर वापस आने में हमारे पास कितना टाइम में आया, तो 0.1 बताए हैं आपको, यानी हमारे कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है 0.1 सेकंड में उसको आना है, यानी 0.1 तो निश्चित है टाइम उसका, ठीक है। अब जाकर टकरा कर आया तो कितना डिस्टेंस
कितना डिस्टेंस दूरी तय करके आया, यानी प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कम, उससे अगर कम डिस्टेंस होगा तो प्रतिध्वनि का रूल यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई कमरा है, ये यहाँ से कोई व्यक्ति है, यहाँ से कोई चिल्लाया या कोई साउंड है और फिर रिटर्न होकर इसको सुनाई दिया, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में ताकि हमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें सुनाई दे, यानी ध्वनि का परावर्तन यानी प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे। तो मान लीजिए जो यहाँ से यहाँ गया एक डिस्टेंस हुआ इसका, ठीक है, और फिर रिटर्न होके आया तो ये एक सहेली है, और फिर रिटर्न होके आया तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी दोनों साइड का डिस्टेंस उसका 2x हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि चाल बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। अब स्पीड, अब देखिए स्पीड का मतलब होता है ध्वनि का चाल, तो किसका ध्वनि का चाल लेंगे हम, ये साउंड का ध्वनि का चाल, यानी वायुमंडल में ध्वनि का चाल जो होता है 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है, वही हम यहाँ पे इसको प्रतिध्वनि के लिए, चूंकि हमें प्रतिध्वनि एटमॉस्फेयर में करना है, वायुमंडल में करना है, तो उसी का हम लेंगे 344 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि का चाल। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ कितना है, एगो एक्स तो गया और फिर उतना ही बराबर दूरी तय कर रहा है, तो एगो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x अब आटा टाइम कितना रहेगा हमारा, यानी जो हमारे कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो टाइम हो जाता है हमारा, तो 0.1 सेकेंड हो गया। अब चलिए इसको हम काटेंगे, जैसे ये 2x को रख लेते हैं, इसे कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, 2x रख लेते हैं, और ये जो 344 है, 344 उल्टा मल्टीप्लाई हो गया गुने 0.1, तो x बराबर 344 गुने 0.1 का बाटा 2, तो ये कितना से कट जाएगा, ये कितना से कटेगा 344 गुने 0.1 बाटा 2, तो ये कितना से कटेगा 17 और 2। ठीक है, यानी कट गया 172 से। अब देखिए ये जो 0.1 है, अगर इसको हम सीधा समझे तो ये कट गया है, नीचे बाटा में अब 1 बचा हुआ है, तो ये दशमलव अगर हम कैंसिल करते हैं यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते थे, बट सही तरीके से समझने के लिए हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ा। अगर ये 0 हटता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगो दशमलव पड़ जाएगा, तो x बराबर 17.2 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितना, 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं, अगले टॉपिक में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।